हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि 8 डेज एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम के लिए रह गए हैं और बहुत से लोग हैं जो अभी लास्ट जो उनका जब रिज़ल्ट आया है, फिर उसके बाद अब आईपीएस क्लर्क और पीओ का भी रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आईपीएस क्लर्क मेंस दिया, लेकिन उनका जीए की वजह से या फिर उनका कुछ पॉइंट्स की वजह से एग्ज़ाम रह गया। तो मैं यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट्स की बात करने जा रही हूँ। एक वैसे कैंडिडेट जिनका फर्स्ट टाइम मेंस है, जिन्हें एसबीआई क्लर्क के मेंस से ही अपनी मेंस की के एग्ज़ाम की शुरुआत करनी है, और सेकंड टाइम के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका 1-2 नंबर से मेंस में रह जाता है, उनकी बात करने जा रही हूँ। और एक ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका 5 to 10 मार्क्स से रह जाता है। मेंस तो दे चुके हैं 2-3 बार, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट्स की बात होगी, और लास्ट 8 डेज़ की मैं स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ कि जीए में कैसे आप लास्ट 8 डेज़ में परफॉर्मेंस अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मैं बाकी और सब्जेक्ट्स के बारे में भी लास्ट में बात कर दूंगी, लेकिन मेन जो वीडियो ये है वो जीए ओरिएंटेड है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी मैं बात करूंगी कि मैं कैसे बाकी सब्जेक्ट्स का प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जीए में बताती हूँ कि क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बोल रहे होंगे कि हमने 6 मंथ का पढ़ा है, 5 मंथ का पढ़ा है, 8 मंथ का पढ़ा है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं बोल रहे होंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन्होंने रिवीजन कितनी टाइम्स कर ली है। 2 टाइम कर ली है रिवीजन उस 6 मंथ की, कि अभी 1 टाइम ही 6 मंथ का पढ़ा है। उनकी रिटेन करने की पावर कितनी है अगर उन्हें 6 मंथ का पढ़ा है। तो मैंने बहुत से ऐसे अच्छे स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने लास्ट 3 मंथ का ही पढ़ा होगा, लेकिन 20 to 25 मार्क्स तक वो फेच कर लेते हैं जीए में। तो उनका जो मेन फेच करने का तो मेन जो लॉजिक है वो यही है, क्योंकि बहुत मतलब सभी एग्ज़ाम्स में अब क्या हो रहा है, सभी एग्ज़ाम्स में ये हो रहा है कि लास्ट 3 मंथ के जीए से सबसे ज़्यादा वेटेज है, और लास्ट के जो मतलब जो फर्स्ट 3 मंथ, यानी कि जैसे अब एसबीआई क्लर्क का है तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 मंथ जो भी अच्छे से करके जाएगा उसके मार्क्स जीए में बहुत अच्छे आने वाले, अगर ट्रेंड के हिसाब से चला जाए तो। बाकी फिर वेटेज धीरे धीरे जितने ही मंथ पीछे होते जाएंगे उतना ही वेटेज घटता जाता है। ऐसा ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का, मेंस का, हर एक एग्ज़ाम में सेम ट्रेंड चल रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहिए, सब डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है सोर्स, कि हमें सोर्स कौन सा यूज़ करना चाहिए, कितने मंथ की करनी चाहिए, हमको वीडियो से करना चाहिए कि पीडीएफ से करना चाहिए, कि क्विज़ेस लगा के करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डिटेल वाली पीडीएफ, मंथली वाली, या फिर जो कंपाइल्ड अब एसबीआई क्लर्क मेंस ओरिएंटेड पीडीएफ्स हैं उनको करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के क्वेश्चंस का आपके जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप जितना, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले से ही जीए को पढ़ रहे थे, मतलब आप डेली बेसिस पर जीए पढ़ रहे थे आप, और आपको सिर्फ और सिर्फ अब जो है 8 डेज़ जो है रिवीजन करनी है, तो आपने जितना पढ़ लिया है, अगर आपने 4 मंथ का पढ़ा है, 5 मंथ का, 6 मंथ का जितना पढ़ा है, तो आप उसकी सिर्फ और सिर्फ इधर उधर मत भटकिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं पीडीएफ, क्योंकि अगर आपने वो पीडीएफ्स पढ़ी हैं तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पीडीएफ्स दोबारा रिपीट करेंगे तो पर पीडीएफ आप 1-1.5-2 घंटे में पढ़ लेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिवीजन करने में। फर्स्ट टाइम जब अगर आप पढ़ रहे होंगे तो टाइम लगता है, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जो ड्यूरेशन है पीडीएफ पढ़ने की वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अगर आपने 4-5 मंथ की पीडीएफ पहले से ही पढ़ ली है, फिर 3 मंथ की पढ़ ली है पहले से ही, तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ नया कुछ नहीं करना है, उन्हीं को आपको रिवाइज़ करना है। रिवीजन करिए और सेम पीडीएफ से करिए। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस मॉक के जो क्विज़ आते हैं, मैं आपको सच में मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने अभी जीए को टच नहीं किया होगा, तो अगर वो प्रैक्टिस मॉक के क्विज़ेस मतलब क्विज़ेस क्या करे, वो पहले तो खुद से अटेम्प्ट करके देखे, तो उसको तो उससे बनेंगे नहीं, क्योंकि उसने टच नहीं किया। हो सकता है 1-2 न्यूज़ का ही सुन ली हो,
तो वो अटेम्प्ट कर जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि वो क्विज़ेस सबमिट करने हैं, फिर एक एक सॉल्यूशन को, कि उसका अगर कोई क्वेश्चन उसने पूछा है तो उसके एक एक जो डिटेल नीचे सॉल्यूशन दिया होता है, तो वो आप उसका रीज़न पता करिए। तो उसी को अगर आप पढ़ लेंगे ना, फिर उसके बाद दोबारा से वही सेम क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे, फिर तो आपको सच में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। और आप अगर बाकी सब सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, जीए में आपको प्रॉब्लम हो रही है और लास्ट 8 डेज़ का टाइम रह गया है, तो अगर आप उसी को ही अटेम्प्ट करके अच्छे से अपना जो बोलते हैं ना 100% किसी में अगर आपने दिया है, अगर आप उसे अच्छे मन से बिल्कुल कंसिस्टेंसी से और हार्डवर्क करके और उसे पढ़ेंगे, तो आपके 8 to 10 मार्क्स तक का तो आप वहीं से ही निकाल लेंगे। क्योंकि मैंने बहुत एग्ज़ाम्स मेंस के दिए हैं, तो 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट सेम क्वेश्चन ही जो प्रैक्टिस मॉक के क्विज़ के होते हैं वही आ जाते हैं। तो ऐसा होता है, बाकी और भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मॉक के क्विज़ मैं रिकमेंड करती हूँ आप सभी को कि आपको वही क्विज़ अटेम्प्ट कर एक बार देखना चाहिए। क्योंकि वो क्विज़ अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैं खुद ट्राई करती हूँ, मैं उन्हीं से क्विज़ेस में और कोई प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करती हूँ, मैं वहीं से ही क्विज़ेस करती हूँ। फ्री क्विज़ होते हैं, आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात आती है पीडीएफ कौन सी पढ़नी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप बिगनर हैं, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप ज़्यादा लंबी 300-400 पेजेस की क्विज़ेस नहीं पीडीएफ्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप या तो फिर टॉप 100 क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ पढ़िए, वो अगर या तो वही पढ़िए। क्योंकि अब तो कोई चारा नहीं रह गया, लास्ट 8 डेज़ में आप वो इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो या तो वो पढ़िए, या तो फिर आप हिंदू की जो आती है पीडीएफ आती है अड्डा की पीडीएफ आती है, उसको पढ़िए और क्विज़ आप अटेम्प्ट करिए प्रैक्टिस मॉक से। तो इतना आप करेंगे तो फिर भी आप थोड़ा बहुत अच्छा नंबर जीए में ले आएंगे। फिर आते हैं वैसे लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, मतलब 1-2 मंथ का। तो आपको मैं ये बता दूं कि आप जनवरी का, फरवरी का और मार्च, ये 3 मंथ इतने इम्पोर्टेंट मंथ हैं कि आपके 80% तक, मुझे लगता है कि 75 to 80% जीए के क्वेश्चंस यहीं से कवर होंगे, मुझे यही लगता है। क्योंकि हर साल का ट्रेंड है, हर एक एग्ज़ाम का ट्रेंड है कि जीए के क्वेश्चन लास्ट 3 मंथ से, किसी एक मंथ से तो और ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मंथ से, ये हर बार का ट्रेंड है। और अगर लास्ट 3 मंथ का अगर आपने किया हुआ है, तो आपको क्या कर सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च तो आपने किया हुआ है, तो उसका रिवीजन करिए और दिसंबर को ऐड कर लीजिए। दिसंबर मंथ का आप क्वेश्चन आंसर वाली या फिर शॉर्ट कोई पीडीएफ ऐसी ही हो, उसको पढ़ लीजिए कि दिसंबर के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो ऐसी हैं जिनके आने के चांसेस होते हैं, तो वो आपको पता हो। बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ये ज़रूर, और आरबीआई से भी, ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम में। इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइए। बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है एसबीआई क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम में। हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग उनका पैटर्न होता है क्वेश्चंस को फ्रेम करने का, डालने का। तो एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम का है पैटर्न अलग है कि वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस आप अच्छे से ही करके जाइएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके। और आरबीआई कॉर्नर एंड एसएबी का ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। और बैंकिंग अवेयरनेस में क्या एमओयूज़ हुए, किस बैंक का किस में क्या जॉइंट वेंचर, एमओयूज़ क्या क्या जो भी हुआ है, ये पढ़कर जाइएगा। कोई नई स्कीम किसी बैंक ने निकाली है, बैंक्स के हर एक बैंक का आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, कब फॉर्म हुआ, उसका सीईओ, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एमडी वगैरह ये पता होना चाहिए बैंक के बारे में, जो इम्पोर्टेंट बैंक है। हर एक बैंक के बारे में नहीं मैं बोल रही हूँ, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे बैंक है जो कि जहाँ से पूछ लिया जाता है, और वो उन बैंक्स का आपको पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई। और ये हो गया। अब बारी आती है, हाँ, तो जीए का आप ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर फेच हो जाएगा। बस हाँ, कन्फ्यूज़न नहीं रखनी, जो पढ़िए भले ही थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पढ़िए। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप लास्ट 2 मंथ्स का भी, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, लास्ट 2 मंथ्स का भी पढ़कर चले जाएंगे ना, तो उसको बस बार बार रिवाइज़ करेंगे, फिर भी आपके 8 to 10 मार्क्स आ जाएंगे।
मैं ये बोल रही हूँ। तो ऐसा है कि SBI हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न होता है, तो SBI क्लर्क का ऐसा पैटर्न है। तो ये मैंने GA की बात कर दी। अब थोड़ा थोड़ा मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात कर देती हूँ। ये थी वीडियो GA ओरिएंटेड। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट कर कर बताइएगा। कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं और भी चीज़ें तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप GA के बारे में कि और क्या। तो PDF तो मैं अफेयर्स क्लाउड एंड स्मार्ट कीड़ा ये रिकमेंड करूँगी उनके लिए। पर अभी कुछ चेंजेस अगर मैं एक चीज़ और बोल दूँ कि अफेयर्स क्लाउड की SBI क्लर्क मेंस ओरिएंटेड आई थिंक 350 या फिर 400 पेज की एक PDF अभी लॉन्च हुई है 3-4 दिन पहले। तो अगर कोई वहाँ से पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ लो। स्मार्ट कीड़ा का अगर आपके पास है सब्सक्रिप्शन, स्मार्ट कीड़ा से पढ़ लीजिए। तो उसकी भी जो है वीकली वाली PDF आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई मंथली कर सकता है, अगर किसी की कैपेसिटी है मंथली करने की तो वो मंथली कर सकता है। तो मेन जो आप स्टार्टिंग कहाँ से करिए, पहले मार्च मंथ सबसे पहले प्रायोरिटी में रखिए, फिर फरवरी एंड फिर जनवरी। ये ऐसे करके आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से और आप GA में अच्छा फेच कर पाएंगे। अब इंग्लिश की बात मैं करती हूँ। तो इंग्लिश में अगर आप पहले से एडिटोरियल पढ़ रहे थे डेली बेसिस पे तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के फुल लेंथ मॉक लगाने, सेक्शनल मॉक लगाने हैं और उनका अच्छे से एनालाइज करिए। जिस रूल में आपकी गलती हो रही है उसका आप सॉल्यूशन देखिए, उसमें देखिए कि कौन सा रूल ऐसा है जो अच्छा है। इसकी एरर डिटेक्शन का जैसे हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में रूल्स, तो आपके रूल्स आपको रिवीजन होती रहेगी 120 रूल्स की। और अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, अच्छे से एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वांट और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ इंग्लिश जैसे सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक। और इंग्लिश में अगर कोई किसी को मॉक में प्रॉब्लम हो रही है, सेक्शनल में प्रॉब्लम हो रही है तो निमिषा मैम का यूट्यूब में अभी मेंस लेवल सीरीज़ आती है कि मेंस लेवल वो सेक्शनल लाइव अटेम्प्ट करती हैं, लाइव वो सॉल्यूशन बताती हैं। तो आप उसको अगर आप 4-5 वीडियो भी वो देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या सोल्व करना है, किस तरीके से मेंस का इंग्लिश का मॉक अटेम्प्ट करना है। तो आप फिर उस रूल्स भी समझ में आने लगेंगे। तो उसको मैं बिगिनर्स की बात कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट टाइम मेंस है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करें क्वांट की तो रीजनिंग के लिए भी सेम है, सेक्शनल करिए और फुल लेंथ मॉक लगाइए, अच्छे से उसका एनालाइज करिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है, हमारा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, वीक क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन स्किप करना मेंस के एग्ज़ाम में नेसेसरी है। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे मैंने रीजनिंग के IPS क्लर्क में 29 क्वेश्चन किए थे। तो क्वेश्चन तो आते कितने हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ, 50 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में। तो मैं क्वेश्चन 50 आते हैं लेकिन मैंने 29 अटैम्प्ट किए। तो मैंने 29 वो अटैम्प्ट किए जैसे कि मैं मॉक लगाती थी तो मुझे पता था उन क्वेश्चंस के बारे में कि अच्छा ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आ जाता है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो मेरा तुरंत बन जाता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नहीं बनता है लेकिन मेरे इनपुट आउटपुट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब ब्लड रिलेशन प्लस सीटिंग अरेंजमेंट जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आता है तो वो मुझे पहले से ही पता था कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 2 मार्क्स का अगर वो क्वेश्चन आया तो वो मुझसे बन ही जाएगा। रीजनिंग का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एक वैसे मैंने रीजनिंग की मेंस ओरिएंटेड मैंने डिटेल वीडियो वैसे भी बना कर रखी है, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि फिर उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं तो जैसे कि सेलोक्स वगैरह के कोडेड फॉर्म में, इनइक्वालिटी में मुझे टाइम लगता है। इनइक्वालिटी का जो कोडेड फॉर्म होता है उसमें टाइम लगता है, इसीलिए मैं उसको लास्ट के लिए हमेशा छोड़ती हूँ। पहले अटैम्प्ट इनइक्वालिटी का कोडेड फॉर्म मैं नहीं करती हूँ। अगर ईजी है तो कर लेती हूँ, अगर ईजी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो उसे मैं लास्ट के लिए मेंस में अटैम्प्ट करती हूँ। और डिस्टेंस का डायरेक्शन डिस्टेंस वो भी अगर इजी है तो कोई बात नहीं। अगर वो, क्योंकि हमेशा मेंस में सबसे ज़्यादा फंसाता है कोई अगर टॉपिक होता है तो वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन होता है। और इनइक्वालिटी क्वेश्चन ये होते हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो आप बाकी जो दूसरे क्वेश्चन हैं उनमें अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं तो इसीलिए मैं उनको स्किप करती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है
उनको स्किप करना ज़रूरी होता है। वो हर एक एग्ज़ाम में सबका फंसाता है, मेरा बस नहीं कि मेरा वीक पॉइंट, वो मतलब ऐसे वो डालते ही हैं, कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे डालते हैं कि कैंडिडेट फंसें और अच्छा अटेम्प्ट उनका ना हो। तो ये उन क्वेश्चंस में से आते हैं। तो ये और कुछ पज़ल्स भी आती हैं ऐसी कि जो डायरेक्ट होती है, SBI PO प्री लेवल, तो वैसी भी पज़ल्स आती हैं जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, रीजनिंग में 1.2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस होंगे, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आप 2 चीज़ें करिए। नंबर 1, मॉक टेस्ट में फुल लेंथ मॉक और उसे एनालाइज। नंबर 2, हर्षल सर की लर्निंग कैप्सूल चैनल जो है, तो वहाँ का मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि जो मैं करती हूँ मैं वही रिकमेंड करूँगी ना। वो तो उनका जो चैनल है यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पर उनकी मेंस लेवल वो अभी भी डेली क्लासेस ले रहे हैं, आज भी ली थी, कल भी ली थी। तो वो जो डेली क्लासेस है, तो अगर आपको क्वांट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है अब, तो आप मॉक पर सिर्फ मॉक करिए, क्लासेस वगैरह कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ मॉक करिए। लेकिन क्वांट पर अगर आपको अभी भी अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है मेंस लेवल, तो आपको वहाँ से आप वो देख सकते हैं, जो डेली क्लासेस आप कर सकते हैं, और प्रीवियस जो क्लासेस हैं 4-5 अभी जो प्रीवियस हो चुकी हैं SBI क्लर्क मेंस ओरिएंटेड, उनको भी कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया क्वेश्चन सॉल्व करने का लग जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न के वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। उससे बल्कि वो क्लासेस में थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के ही करवाते हैं, उससे ईजी लेवल का ही आता है मेंस में। पर उससे आप अगर डिफ़िकल्ट लेवल का आ गया, फिर भी आप क्वांट में अच्छा अटेम्प्ट कर जाएंगे, तो इसलिए मैं वो रिकमेंड आपको करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं SBI क्लर्क मेंस ओरिएंटेड। अब मॉक टेस्ट की बात करूँ कि कौन कौन से मॉक टेस्ट हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि गाइडली एंड स्मार्ट कीड़ा, इनको अब आप टफ़ मॉक टेस्ट समझकर अटेम्प्ट करिए, इनको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर आप इनको अटेम्प्ट करते हैं तो रियल एग्ज़ाम आपको ईजी लगेगा। भले ही दूसरों को टफ़ लगे जो वो अटेम्प्ट नहीं करते होंगे गाइडली स्मार्ट कीड़ा, लेकिन आपको ईजी लगेगा। और उसके साथ साथ में एक, चाहे ओनली बोर्ड अटेम्प्ट करिए चाहे टेक्स्ट बुक अटेम्प्ट करिए, इन दोनों में से कोई एक। तो मैं टेक्स्ट बुक और ओनली बोर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि एक दो आप टेक्स्ट बुक की, चलो अगर आपके पास है, जो भी है आपके पास अवेलेबल, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। गाइडली एंड स्मार्ट कीड़ा में से अगर आपके पास कोई एक है, और ओनली बोर्ड टेक्स्ट बुक में से कोई एक है, तो या फिर इन चारों में से कोई 2 है, तो आप अच्छा आपका फिर धीरे धीरे आप जब अटेम्प्ट ये 8 डेज़ डेली मॉक लगाइए और डेली एनालाइज करिए, यही चीज़ है जो रूटीन करनी है। और इधर उधर ज़्यादा मैराथन्स और ये सब चीज़ों में मत पड़िएगा। मैं इसलिए ये सब चीज़ों के लिए मना कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने 6-6 घंटे 7-7 घंटे की किसी एक सब्जेक्ट को लेकर मैराथन अगर एक दिन, तो आपका डेली वेस्ट होगा टाइम, फिर आप इतने ज़्यादा थक जाएंगे कि बाकी सब्जेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अपना जो ये टाइम है, इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, और क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है SBI क्लर्क मेंस का, जिसको नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, कभी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़, मतलब बहुत साल इतने, इस बार की वैकेंसी सच में बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, तो आपको उसको करना चाहिए। और हो सकता है कि थोड़ा सा एफर्ट और डाल दें तो इसमें सिलेक्शन हो सकता है। सो यही बात मुझे करनी थी। थैंक यू ऑल।